मैं डॉक्टर रेणु रावत एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी के बीएड विभाग से उन सभी बीएड प्रशिक्षुओं के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है शिक्षण प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक अत्यंत जटिल प्रकरण है। इसको आज हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम शिक्षण प्रतिमान की बात करें तो इसको हम 3 तरह से समझ सकते हैं। खाली अगर हम प्रतिमान की भी बात करें, मॉडल, तो उसके हम 3 तरह से समझने के लिए पहले तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम ताजमहल के किसी मॉडल को ध्यान से देखते हैं, वो हमें छोटे आकार का प्रतीत होते हुए भी वास्तविक ताजमहल जैसा लगता है। इस प्रकार वस्तुओं का यह रूप नकल होता हुआ भी वास्तविकता का आभास कराने का प्रयत्न करता है। वास्तव में है नहीं, वो मॉडल है, लेकिन वो हमें वास्तविक सा लगता है। मॉडल या प्रतिमान के नाम से इसे जाना जाता है। कक्षा में पढ़ाते समय इस प्रकार के प्रतिमान एक प्रभावशाली सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। आप जिस जगह पर नहीं जा सकते हो, वहाँ का मॉडल बना करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करोगे तो हूबहू वो वास्तविक सा लगेगा, जबकि वो वास्तविक नहीं है। अब दूसरे तरह से अगर हम प्रतिमान को समझें तो वो क्या है? मॉडल या प्रतिमान का दूसरा प्रयोग किसी आदर्श को सामने लाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति इस आदर्श का अनुकरण कर व्यवहार में और चरित्र संबंधी अच्छी या बुरी बातों को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। इस अर्थ में कोई भी अध्यापक, नेता अथवा अभिनेता किसी बालक के लिए एक ऐसा मॉडल या प्रतिमान सिद्ध हो सकता है कि वह उसके व्यक्तित्व के हर पहलू को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयत्न करने लगे। जैसे आपने देखा होगा, कुछ बच्चों के रोल मॉडल कोई अभिनेता होते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह बने, उन्हीं की तरह एक्टिंग करें, उन्हीं की तरह पहनावा रखें, बातचीत का अंदाज उन्हीं की तरह होता है। कुछ अपने शिक्षकों को अपना रोल मॉडल समझते हैं। वो सोचते हैं कि इस शिक्षक की भांति ही हम व्यवहार करें। तो अपने अपने तरह से बच्चे अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और उसी की तरह बनने की चेष्टा करते हैं। तो ये प्रतिमान का दूसरा प्रयोग है, जैसे जब हम किसी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तीसरे अर्थ में मॉडल या प्रतिमान की आवश्यकता चित्रकार, शिल्पकार, मूर्तिकार या भवन निर्माणकर्ता या अभियंता, इंजीनियर या अपने शौक अथवा व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। वह किसी छवि को मूर्त रूप देने, किसी नदी पर कोई बांध बांधने, किसी स्थान पर कोई इमारत या कल कारखाना खड़ा करने आदि सभी कार्यों में कर्ता के सामने, अगर उसके सामने कोई नक्शा हो, चित्र हो या उसके मानस पटल पर कोई इमेज हो, कल कारखाना खड़ा करने के लिए भी अपने सभी कार्यों में वह उस नक्शे को सामने रख करके, उस मॉडल को सामने रख करके अपना कार्य करता है, जिसके उस नक्शे या मॉडल के सहारे से वह अपना सृजन या निर्माण कार्य को साकार करता है। तो मॉडल के ये 3 तरह से उपयोग हमने समझे। अब हम समझते हैं शिक्षण प्रतिमान का अर्थ क्या है। तो जायसी और व्हील, ये जो हैं शिक्षण प्रतिमान से इनका जो अभिप्राय है वो क्या है? अनुदेशनात्मक प्रारूपों से है। शिक्षण प्रतिमान से अभिप्राय अनुदेशनात्मक प्रारूपों से है। यह उन विशेष वातावरणजन्य परिस्थितियों का निर्माण करने वाली प्रक्रियाओं के विषय में बताते हैं जिनके वशीभूत एक विद्यार्थी ऐसी अंतःक्रिया करता है जिससे उसके व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन हो सके।
जायसी और व्हील की जो ये परिभाषा है, इसकी अगर हम व्याख्या करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। शिक्षण प्रतिमान इस प्रकार के तरीके और तकनीकी सुझाते हैं जिनसे शिक्षण प्रक्रिया के समापन हेतु उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया जा सके, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा सके जिसमें शिक्षण प्रक्रिया अपनी पूर्ण अवस्था तक पहुंच सके, पूरी संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया उसमें हो सके, ऐसा वातावरण का निर्माण व्हील और जायसी की व्याख्या के अनुसार, की परिभाषा की व्याख्या के अनुसार हम कह सकते हैं। इनसे दूसरा, इस परिभाषा का दूसरा जो बिंदु है, इनसे शिक्षण के दौरान अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की अंतःक्रिया को ठीक प्रकार से आयोजित करने में सहायता मिलती है। तीसरा जो बिंदु है इस परिभाषा का, इनके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में, किनके द्वारा? प्रतिमानों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने संबंधी शिक्षण के मुख्य लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलती है। क्योंकि हम जब भी शिक्षण करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, छात्रों को कुछ न कुछ हम सिखाना चाहते हैं। तो उस प्रकरण के द्वारा छात्र जो कुछ भी सीखते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इसी परिवर्तन को लाने के लिए इन प्रतिमानों की सहायता ली जाती है। जायसी और व्हील की दूसरी एक और परिभाषा है, वो इस प्रकार है। शिक्षण प्रतिमान वह नमूना अथवा योजना है जिसे किसी पाठ्यक्रम का निर्माण करने, अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करने और अध्यापक की क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु काम में लाया जा सकता है। परिभाषा से स्पष्ट है, इसकी व्याख्या आप सुन लें। विभिन्न स्तरों या श्रेणियों में क्या क्या पढ़ाया जाए। आपने देखा, प्राइमरी स्तर है, माध्यमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर है, तो इन स्तरों में क्या क्या पढ़ाया जाए अथवा किस प्रकार के अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाएं, यह निर्णय प्रतिमान के द्वारा लिया जाता है। इन अनुभवों को प्रदान करने के लिए उपयुक्त शिक्षण अथवा अनुदेशन सामग्री का चयन किया जा सकता है। इन्हीं प्रतिमानों के माध्यम से हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देने के लिए उपयुक्त शिक्षण और अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, कैसे हम पढ़ाएं, उस सामग्री का चयन कर सकते हैं। और क्या हेल्प होती है इन प्रतिमानों से? कोई भी अध्यापक है, उसको निश्चित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित शिक्षण विधियों, तकनीकी व्यूह रचना और युक्तियों का प्रयोग करने और शैक्षणिक वातावरण तथा साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करने के विषय में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, किसी भी अध्यापक को किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटेजी, व्यूह रचना, टैक्टिसेज, युक्तियां, इनका प्रयोग करने में ये प्रतिमान हेल्प करते हैं और शैक्षणिक वातावरण तथा साधनों का, जो भी अवेलेबल जो साधन है वहाँ पे, उनका सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करने के विषय में गाइडलाइंस भी ये देते हैं। व्हील और जायसी की एक और डेफिनेशन है। शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य शैक्षणिक क्रियाओं और पर्यावरण को नियोजित करने वाले मार्गदर्शन से है। इसके द्वारा कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण और अधिगम के तरीके निश्चित किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे, व्हील और जायसी ने बहुत सारी परिभाषाएं दी है। इन्होंने एक बुक लिखी है मॉडल्स ऑफ टीचिंग पर, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरह से मॉडल्स को समझाया है। कई किस्म के मॉडल्स हैं, उनके विषय में बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत ही उदाहरणों के साथ। तो इन्होंने बहुत कार्य इस पर किया है, इसीलिए इनकी बुक से मैंने ये परिभाषाएं ली हैं और जो आपके सम्मुख हैं। अब इस परिभाषा का जो तात्पर्य है, इसकी जो व्याख्या हम करते हैं वो इस तरह से।
शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा हम उचित शिक्षण क्रियाओं का नियोजन करते हैं। जो भी हम शिक्षण कैसे कराएंगे इसका हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उच्च शैक्षणिक वातावरण का आयोजन करते हैं, मतलब जो उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य जिनको हम पढ़ाते हैं कक्षा में, उनको हम विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य कहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कक्षा का वातावरण अच्छा बनाते हैं ताकि वो उद्देश्य प्राप्त हो सके। तो उच्च शैक्षणिक वातावरण का आयोजन इन प्रतिमानों की सहायता से किया जा सकता है। सीखने सिखाने से संबंधित उचित साधनों और तरीकों का निर्धारण कर सकते हैं। निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी शिक्षण साधनों का भरसक उपयोग कर सकते हैं इन प्रतिमानों की सहायता से। अगली जो डेफिनेशन है, विभिन्न जो डेफिनेशंस होते हैं उनके द्वारा आप उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि वो अपने अनुभवों के आधार पर उस विषय विशेष के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं। पॉल डी ईगन तथा उनके सहयोगी, इनके अनुसार जो शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा है वो इस प्रकार है। शिक्षण प्रतिमान से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। अब यहाँ पे एक नया शब्द है, उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर व्याख्या इस परिभाषा की इस प्रकार से है, यह व्यूह रचनाएं स्वाभाविक रूप से उपचारात्मक होती हैं, जो विद्यार्थियों की कमियों को पूरा करके उन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर करती हैं। विद्यार्थी के विषय में यह जानकारी निदानात्मक उपायों से प्राप्त की जाती है और फिर उसके व्यवहार में क्या कुछ परिवर्तन अपेक्षित है इसका निर्धारण कर शिक्षण व्यूह रचना तथा विधियों के विषय में निर्णय लिया जाता है। एक शिक्षक का शिक्षण प्रक्रिया के तीनों स्तरों योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के संपादन में क्या कुछ उत्तरदायित्व होता है इसके विषय में भी प्रतिमान के द्वारा स्पष्ट होता है। आपने देखा होगा जब हम कक्षा में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी कमजोर हैं, उन्हें स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता होती है। तो ये हमें पता कैसे चलता है, जब हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं कक्षा में, डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सा छात्र कमजोर है उस विषय में और कौन सा छात्र ठीक है और कौन सा और अच्छा है। तो निदान के आधार पर हम उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जहाँ पर छात्रों में जो कमी है उसको दूर करते हैं। तो दूर करने की इस प्रक्रिया के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं, जिससे कि उनके बिहेवियर में परिवर्तन आ सके। और इस व्यवहार परिवर्तन के लिए उसके लिए हम शिक्षक को किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, उसके योजना निर्माण में सहायता कर सकते हैं कि वो कैसे प्लानिंग करे, क्रियान्वयन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करे, क्या उसने योजना बनाई उसको कक्षा में कैसे वो क्रियान्वयन करेगा, इस पर भी ये मॉडल हेल्प करते हैं। और वो पढ़ाया गया जो शिक्षण कार्य था, जो पढ़ाया गया था, छात्रों को बताया गया था, उसका मूल्यांकन कि वो सफल हुआ या नहीं हुआ, इसके विषय में भी इस प्रतिमानों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये इन तीनों स्तरों पर शिक्षक को सहायता प्रदान करते हैं। अब है शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं। यहाँ पर आप लोग अगर कुछ मिस्टेक्स को देख रहे होंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, प्रतिमानों है, ये हट नहीं रहा था, इसलिए आप लोग सही पढ़ें, इसको इग्नोर करें, आप लोग ठीक कर लें इन गलतियों को। तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? शिक्षण प्रतिमान ऐसी योजना है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान क्या है? जो किसी भी शिक्षक को किसमें हेल्प करते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए। इसलिए इनको पहले से ही तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से पढ़ाएंगे आप। इन्हें सामान्य शिक्षण तकनीक तथा व्यूह रचनाओं से अलग करके ही समझा जाना चाहिए,
ये शिक्षण तकनीक नहीं है, बल्कि ये व्यूह रचनाएं भी नहीं हैं, ये अलग हैं, क्योंकि इन्हें सामान्य के स्थान पर विशेष उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्मित किया जाता है। इनसे हम विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम इनको उपयोग में लाते हैं, ना कि सामान्य उद्देश्य के रूप में। इसलिए ये शिक्षण की तकनीकी नहीं है, व्यूह रचनाएं नहीं है, ये विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्मित किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य आपको पता होगा। सामान्य उद्देश्य शिक्षा के और शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य आप लेसन प्लानिंग में भी देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण क्रियाओं, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के नियंत्रण करते हुए मार्गदर्शन तथा कार्य योजना प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे विशिष्ट उद्देश्यों को ठीक से प्राप्त कर सके। शिक्षण प्रतिमान क्या करते हैं? शिक्षण क्रियाओं, टीचिंग जो एक्टिविटीज है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में नियंत्रण, जो क्लासरूम में जो पढ़ाते समय जो एनवायरनमेंट है उसमें भी कंट्रोल करने का ये अंदाज बताते हैं, तरीका बताते हैं। मार्गदर्शन, कैसे छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाए, तथा कार्य योजना, ब्लूप्रिंट एक प्रदान करते हैं। ये किस तरह से कक्षा में आप कार्यों को करेंगे, उसके लिए एक ये ब्लूप्रिंट बनाते हैं, कार्य योजना बनाते हैं। कार्य योजना मतलब ब्लूप्रिंट। जैसे हम प्रश्न पत्र निर्माण करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वैसे ही ये प्रतिमान कक्षा में किस प्रकार से कक्षा के वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे मोटिवेशन किया जा सकता है छात्रों को, कैसे विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, शिक्षण की क्रियाओं को, इन सब में नियंत्रण करने का तरीका बताते हैं। किसी विशेष शिक्षण अधिगम परिस्थिति में प्रदत्त विशिष्ट अनुदेशन हेतु शिक्षण प्रतिमान के द्वारा हमें विशिष्ट अनुदेशनात्मक प्रारूप प्राप्त हो सकते हैं। अगर कोई टॉपिक विशेष है, उस में अधिगम में जो भी विशिष्ट अनुदेशन हमें मिले होते हैं, इंस्ट्रक्शन, विशेष प्रकार के अनुदेशन भी शिक्षण का ही एक अंग है। छोटा सा शिक्षण बहुत बड़ा विषय है तो शिक्षण के अंतर्गत अनुदेशन होता है, एक तरीका अनुदेशन भी है पढ़ाने का। तो विशिष्ट अनुदेशन के लिए हमें अनुदेशनात्मक प्रारूप, विशिष्ट यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मिलते हैं। किस तरह से उस अनुदेशन को किया जाए, उसके लिए हमें डिजाइन मिलता है इसके द्वारा। शिक्षण प्रतिमान एक ऐसे उचित शिक्षण अधिगम वातावरण के निर्माण में सहयोग देते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावी ढंग से होती है। कहने का तात्पर्य है, शिक्षण प्रतिमान कक्षा के वातावरण को इस प्रकार का बनाते हैं जिससे कि जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति प्रभावी ढंग से हो जाती है। विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु शिक्षण प्रतिमान हमें बताते हैं कि क्रमिक रूप से कैसे आगे बढ़ना चाहिए तथा किस प्रकार के व्यवस्थित एवं संगठित प्रयास करने चाहिए। अब मॉडल्स ऑफ टीचिंग के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस लाने के लिए हमें पाठ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कैसे उसमें क्रम से लॉजिकल वे में, कैसे उसमें से सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उसको व्यवस्थित करना चाहिए पाठ को, कैसे उसे संगठित करना चाहिए, ये हमें बताते हैं। और शिक्षण प्रतिमान व्यवहारजन्य शब्दावली में शिक्षण अधिगम परिणाम की व्याख्या करते हैं, फिर इन परिणामों की उचित रूप से प्राप्ति हेतु क्रमबद्ध प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। आपने सुना होगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम बिहेवियरल टर्म्स में लिखते हैं, तो शिक्षण प्रतिमान भी वही करते हैं। व्यवहारजन्य शब्दावली यानी कि बिहेवियरल टर्म्स में शिक्षण के जो अधिगम के जो परिणाम है, यानी कि जो टॉपिक है वो हमें किस रूप में मिलेंगे कि स्टूडेंट्स क्या कर सकेंगे उस पाठ को पढ़ने के उपरांत, उस पाठ में जो शिक्षण बिंदु हैं उनको समझ सकेंगे। दरअसल ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो एक्शन वर्ब है उसमें है कि व्याख्या कर सकेंगे, परिभाषा दे सकेंगे, प्रयोग कर सकेंगे, गणना कर सकेंगे। जो भी विषय है, विषय विशेष के अनुसार ही
ये एक्शन वर्ब वहाँ पे यूज होंगे। और जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन डैश एंड डैश, किसी जैसे प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र प्रकाश संश्लेषण पाठ को पढ़ने के बाद उस प्रकाश संश्लेषण को अपने शब्दों में बता सकेंगे, उससे संबंधित प्रयोग कर सकेंगे, उससे संबंधित चित्र बना सकेंगे। तो शिक्षण प्रतिमान यही करते हैं, परिणामों के उचित रूप से प्राप्ति के लिए, यानी कि जो टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। शिक्षण प्रतिमान एक शिक्षक को उसके कर्तव्य निर्वाह में उसी तरह से मदद करते हैं जैसे एक इंजीनियर को किसी पुल या मकान के निर्माण में पहले से ही तैयार पुल या मकान के नक्शे या कार्य योजना से मदद मिलती है। यानी कि अब इससे और स्पष्ट हो गया आपको, जैसे कोई इंजीनियर है, अगर उसको कोई मकान बनाना है या कोई पुल बनाना है तो वो कैसे बनाएगा? पहले से ही उसके पास उसका नक्शा होगा, तभी तो उसी के अनुसार बनाएगा। कोई मकान जब बनता है पहले उसका नक्शा बनता है कि नहीं? नक्शा बनाते हैं तो, नहीं तो अपने मन से थोड़ी मकान शुरू कर देते हैं, पहले नक्शा बनता है, उस नक्शे के अनुसार ही वो मकान बनता है। इसी तरह से कोई पुल पहले बना दिया जाता है उसका नक्शा, उसी तरह से उस नक्शे के अनुसार ही इंजीनियर उस पुल को बनाता है। तो इसी प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षक को उसके कर्तव्य निर्वाह, जैसे इंजीनियर ने अपने कर्तव्य का निर्वाह पुल या मकान बनाकर किया किसी नक्शे की सहायता से, उसी तरह से शिक्षक को अपने पढ़ाने का कर्तव्य का निर्वाह उसी तरह से करता है जैसे एक इंजीनियर करता है। यानी कि उसको पहले एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है, वो कैसे पढ़ाए, उसको एक प्लानिंग उसके पास होती है। प्रतिमानों के माध्यम से, प्रतिमानों की सहायता से शिक्षक के पास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें उसे पता होता है कि उसको क्या क्या करना है, क्या क्या गतिविधियां करनी है, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या क्या मटेरियल एड यूज करना है, क्या मूल्यांकन की विधियां होंगी, कैसे इंटरेक्शन करना है, सब कुछ उसके पास प्रतिमान के माध्यम से होगा, तभी वो अपने कार्य का निर्वाह कर सकेगा। शिक्षण प्रतिमान एक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के ही समय, शक्ति और परिश्रम में मितव्ययता लाने की कोशिश करते हैं। ये टीचिंग मॉडल्स जो होते हैं ये दोनों के लिए मितव्ययी होते हैं। किस चीज में मितव्ययिता लाते हैं ये? उनके समय में मितव्ययिता। किसके? शिक्षक और शिक्षार्थी। उनका समय की बचत होती है, शक्ति की बचत होती है, उनके परिश्रम की बचत होती है। इतने अच्छे होते हैं कि कम समय में ये प्रभावी ढंग से सिखा देते हैं। शिक्षण प्रतिमान किसी भी शिक्षण अधिगम परिस्थिति में मुख्य रूप से 3 प्रमुख प्रकार की क्रियाओं के संपादन में मदद करते हैं। ये प्रमुख क्रियाएं 3 कौन सी होती हैं? जैसे कार्य योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन। किसी भी शिक्षण अधिगम परिस्थिति में ये 3 प्रक्रियाएं मुख्य होती हैं। जैसे कि प्लानिंग करना, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, किसी कक्षा में पढ़ाएंगे तो प्लानिंग करेंगे कि नहीं, उसकी कार्य योजना बनेगी, उस टॉपिक को कैसे पढ़ाएं, क्या सहायक सामग्री लें, क्या प्रश्न होंगे, क्या विधि होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये सब। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, जो भी क्रियान्वयन किया गया है, जो भी कार्य योजना तैयार की गई है, जो भी प्लानिंग की गई है, उसको फिर क्लास में एग्जीक्यूट करना है, उसको पढ़ाना है बच्चों के सम्मुख। फिर वो शिक्षण कार्य कितना सफल हुआ उसको जांचने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं कि ओरल होगा कि रिटन होगा, ये सब। अनुदेशनात्मक सामग्री के निर्माण में विशिष्ट कार्य योजना से मदद मिलती है। अगर हम किस तरह से पढ़ाएं, किसी टॉपिक को हम किस तरीके से पढ़ाएं, उसके लिए हम उस अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण करते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का निर्माण करते हैं या इंस्ट्रक्शन का निर्माण करते हैं। कैसे हम अनुदेशन देंगे, कैसे हम कक्षा में पढ़ाएंगे, तो उसके लिए विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाती है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि इस चीज को इस तरीके से पढ़ाओ। तो इससे हमें हेल्प मिलती है। अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण एवं चयन निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण करने में भी हेल्प मिलती है। वही चीज है ये भी, अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण करने में इससे हेल्प मिलती है, चयन करने में कि किसको पढ़ाएं, किस चैप्टर को पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होगी, जो हम पढ़ा रहे हैं वो कैसे छात्रों को आएगा, शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या पहले पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या सहायक सामग्री होगी, कैसे प्रश्न पूछेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आदि आदि।
अब है शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व। किसी भी शिक्षण प्रतिमान के 4 मुख्य आधारभूत तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है केंद्र बिंदु या फोकस। अधिगमकर्ता और अधिगम वातावरण के संदर्भ में किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति प्रतिमान के द्वारा की जानी है, इस बात को स्पष्ट करना ही केंद्र बिंदु का लक्ष्य होता है। सीखने वाले को कैसा सीखने का वातावरण दिया जाए और शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाए, ये सब केंद्र बिंदु में इंगित होता है। केंद्र बिंदु से हमें ये पता चलता है प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसे उस प्रतिमान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। यह केंद्र बिंदु शिक्षण के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों से प्रभावित होते हैं और उसी प्रकार के क्षमताओं तथा योग्यताओं के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, वो चीज जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक क्या है, उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को ये बताते हैं, केंद्र बिंदु बताता है। अब संरचना में क्या होता है, सिंटेक्स भी कहते हैं इसको। संरचना या प्रतिमान की जो क्रियान्वयन के विभिन्न सोपान है इसमें या अवस्थाएं हैं, प्रतिमान के आधारभूत का जो प्रतिमान का ये दूसरा जो आधारभूत तत्व है, इसमें प्रतिमान के प्रयोग संबंधी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण किया जाता है। प्रत्येक प्रतिमान में उसकी संरचना के रूप में यह बताने का प्रयत्न किया जाता है कि प्रतिमान के उपयोग हेतु किन किन क्रमबद्ध अवस्थाओं का अनुसरण किया जाएगा और इन अवस्थाओं में किस प्रकार की क्रियाएं संपन्न होंगी। फेजेज ऑफ टीचिंग आपने पढ़ा होगा। इस तरह संरचना का ज्ञान एक अध्यापक को इस प्रतिमान के ठीक तरह उपयोग में लाने से संबंधित महत्वपूर्ण क्रमबद्ध क्रियाओं से परिचित कराकर बताता है कि किस तरह उसे आगे बढ़ना चाहिए, शुरुआत किस तरह करनी चाहिए, अंत किस तरह करना चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, संरचना में शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में कौन सी विभिन्न अवस्थाएं हैं ये, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटर एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इन तीनों अवस्थाओं में निर्धारित लक्ष्य क्या है भाई, उद्देश्य उसका, और उद्देश्यों के अनुसार केंद्रित क्रिया क्या होगी, वो उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षण की क्रियाओं, एक्टिविटीज, टीचिंग की जो एक्टिविटीज है, नीतियों, स्ट्रेटेजीज, युक्तियों, टैक्टिसेज तथा अंतःक्रियाओं, इंटरैक्शंस, इन सबको किस प्रकार से क्रमबद्ध करें कि वांछित उद्देश्य प्राप्त हो सके। तो संरचना में क्या होता है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित होती है संरचना। विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत करें, इसके आधार पर हम करते हैं, संरचना के आधार पर। प्रतिक्रिया के सिद्धांत, मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है इस प्रतिमानों का। प्रतिमान का यह तत्व अध्यापक को यह बताता है कि प्रतिमान का प्रयोग करते समय विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के प्रति किस तरह की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। टीचर को स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज पर कैसी प्रतिक्रिया, कैसा रिस्पॉन्स देना है। प्रत्येक प्रतिमान अपने प्रतिक्रिया नियमों के माध्यम से अध्यापक को उन विशिष्ट नियमों तथा व्यवहार में प्रयोग में लाई जाने वाली आवश्यक हिदायतों से परिचित कराता है, जिनसे विद्यार्थियों के साथ अपेक्षित तालमेल बिठाने तथा जो कुछ भी वे करते हैं उसके प्रति वांछित अनुक्रिया करने में उचित मदद मिलती है। छात्रों की एक्टिविटीज को टीचर किस तरह से ले, ये इसमें होता है। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, प्रतिमान के इस तत्व से निम्न प्रकार का विवरण प्राप्त होता है। वो क्या है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच किस प्रकार की अंतःक्रिया चलेगी, टीचर और स्टूडेंट कैसे इंटरैक्ट करेंगे, किस प्रकार के संबंध होंगे, ऑटोक्रेटिक होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, मित्रवत व्यवहार होगा, कैसा होगा। प्रतिमान के दौरान के प्रयोग के दौरान किस प्रकार की व्यवस्था बनाई रखी जाएगी तथा किस प्रकार से के छात्र व्यवहारों को पुनर्बलन दिया जाएगा। छात्रों के किन व्यवहारों को पुनर्बलित किया जाएगा, यानी कि रीइंफोर्समेंट कहाँ पर दिया जाएगा, कैसा करने पर छात्र के कैसी किस्म की एक्टिविटीज पर रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, ये सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आता है।
सामाजिक प्रणाली ये बताती है कि छात्र और शिक्षकों के मध्य क्रिया तथा अंतःक्रिया का आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण रहे, साथ ही उनमें वांछित परिवर्तन भी लाया जा सके। कक्षा में बेमतलब की गॉसिप नहीं होगी, बल्कि जो टॉपिक है उसके ऊपर ही अंतःक्रिया होगी, जिससे कि अगर निरर्थक बातचीत होगी तो छात्रों के व्यवहार में नियंत्रण नहीं ला सकते। लेकिन इस प्रतिमान के द्वारा सार्थक अंतःक्रिया होगी, जिससे कि शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है और उनमें फिर वांछित परिवर्तन, डिजायरेबल चेंजेस ला सकता है। सामाजिक प्रणाली से हमें अभिप्रेरणा देने वाली विधियों के बारे में भी पता चलता है। कैसे हम छात्रों को अभिप्रेरित करें, मोटिवेट करें, ये भी हमें पता चलता है सामाजिक प्रणाली से। प्रत्येक कक्षा एक समाज है, एक छोटा लघु समाज कह सकते हैं, क्योंकि कक्षा के स्टूडेंट्स विभिन्न समुदायों से आते हैं, विभिन्न जातियों धर्मों से आते हैं, तो एक वो छोटा समाज है। और समाज के नियंत्रण तथा सुधार के लिए कोई न कोई एक निश्चित प्रकार की सामाजिक प्रणाली अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अब है अवलंब प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। प्रतिमान के इस तत्व में इस बात का उल्लेख होता है कि एक अध्यापक को अपनी सामान्य क्षमताओं, कौशलों तथा सामान्य रूप से कक्ष में जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उनके अतिरिक्त किसी शिक्षण प्रतिमान विशेष का प्रयोग करने के लिए और क्या क्या चाहिए। यह विशेष सहायता कुछ विशेष शिक्षण सामग्री हो सकती है, जैसे स्लाइड हो सकती है, फिल्म हो सकती है, स्व अनुदेशित सामग्री हो सकती है, मॉडल हो सकते हैं, ग्राफिक्स, किसी स्थान विशेष का भ्रमण हो सकता है, लचीला टाइम टेबल हो सकता है, शिक्षा अधिगम परिस्थितियों का किसी विशेष रूप में आयोजन हो सकता है, अध्यापकों से विशेष प्रकार की शिक्षण कुशलताओं तथा शिक्षक व्यवहार की अपेक्षा आदि के रूप में हो सकती है। ये चीजें हो सकती हैं उसके अतिरिक्त। इस प्रकार प्रतिमान की अवलंब प्रणाली शिक्षण हेतु एक उचित वातावरण तथा सुविधाओं की सृष्टि कर प्रतिमान की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रतिमान के इस चौथे तत्व से हमें पता चलता है कि हमने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं, यानी कि हमने पढ़ाई जो भी शिक्षण किया वो शिक्षण हमें किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर किया था, तो वो उद्देश्य हमारे छात्रों को प्राप्त हुए हैं या नहीं, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कहाँ तक लाया जा सका, उनका बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं, उनको आया कि नहीं आया वो टॉपिक। इस प्रकार से यह प्रणाली शिक्षण की सफलता या असफलता की कहानी कहती है। दूसरे शब्दों में शिक्षण की उपयोगिता की जांच कर, जैसे मूल्यांकन करते हैं, हम परीक्षा लेते हैं, लिखित लेते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं, ओरल लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसमें सुधार और परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन प्रणाली है। दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं कि शिक्षण की उपयोगिता, यानी जो कि हमने जो शिक्षण कार्य किया वो कहाँ तक सफल रहा, उसको जांच करना। कैसे जांच करेंगे? मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन के टूल्स क्या हैं? परीक्षा, टेस्ट, प्रैक्टिकल, ओरल, रिटन, ये सब हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि सुधार कहाँ तक हुआ और क्या परिवर्तन करना है छात्रों के बिहेवियर में। तो इसमें हम फिर अपने मॉडल में भी चेंजेस लाते हैं, अपने स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस लाते हैं, अपनी नीतियों में, युक्तियों में, विधियों में परिवर्तन लाते हैं, ताकि वांछित परिवर्तन हमें मिल सके, वांछित सुधार हो सके, डिजायरेबल चेंज आ सके बच्चों में। मूल्यांकन प्रणाली इसी को कहेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रतिमान विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली के बारे में अपने लक्ष्यों के अनुसार दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। जो लक्ष्य होगा उसी के अनुसार ही मूल्यांकन होगा। लक्ष्य जो है वो विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य को जानने के लिए हम मूल्यांकन करेंगे, यानी कि उसी लक्ष्य को जानने के लिए कि परिवर्तन हुआ नहीं हुआ छात्रों के अंदर, उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई, इसको जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। अब है प्रतिमान का उपयोग, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, क्या उपयोग है प्रतिमानों का। प्रतिमान का यह आखिरी तत्व प्रतिमान को शिक्षण हेतु कहाँ और किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालता है। कुछ प्रतिमान लघु पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं और कुछ बड़े पाठों या छोटे बड़े दोनों तरह के पाठों के शिक्षण में उपयोग में लाए जा सकते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति को लेकर भी प्रतिमान में काफी भिन्नता पाई जाती है।
जैसे कुछ ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पर ज्यादा जोर देते हैं। ज्ञानात्मक आप जानते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के भी 6 उद्देश्य होते हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग भी कह सकते हो इसको, एप्लीकेशन पार्ट, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और कुछ क्रियात्मक और भावात्मक। आपने देखा ब्लूम की टेक्सोनोमी में 3 किस्म के शिक्षण के उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। इन उद्देश्यों की प्राप्ति पर कुछ तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पर ज्यादा जोर देते हैं, कुछ क्रियात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पर अच्छी तरह से जोर देते हैं। अतः इस अंतिम तत्व के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई शिक्षण प्रतिमान किस रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये शिक्षण प्रतिमान कितने प्रकार के होते हैं? आपके सिलेबस में केवल 3 शिक्षण प्रतिमान हैं। पहले B104 था ये सब्जेक्ट, अब B103 हो गया। तो इसमें पहले 4 प्रतिमान थे, अब आपको इस साल 3 प्रतिमान पढ़ने हैं जो इन्हीं फैमिलीज में से हैं। प्रतिमानों के भी परिवार होते हैं। तो कोई सूचना पर आधारित परिवार होते हैं, कोई सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होते हैं, कोई व्यक्तिगत विकास पर आधारित होते हैं, कोई व्यवहार परिमार्जन पर आधारित होते हैं, व्यवहार पर आधारित होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमानों के जो प्रकार हैं वो है पहला है सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान। इस तरह का जो प्रतिमान आपने पढ़ना है वो है सचमैन का जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, व्यक्तिगत विकास प्रतिमान, व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, ये 4 फैमिलीज हैं प्रतिमानों की। तो आज के लिए शिक्षण प्रतिमान क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनमें इनके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, इनके मुख्य आधारभूत तत्व क्या हैं, इनका उपयोग क्या है, ये सब आपने आज जाना। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।